हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम हाफ चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि लिबराइजेशन में किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स किए गए थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म किए गए थे, प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पढ़े। तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे WTO की, यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे विश्व में सभी देशों के जो आपस में ट्रेड होने के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, वो तैयार करता है, ताकि कोई भी डेवलप्ड देश, जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग या बैकवर्ड देशों को एक्सप्लॉइट ना करे, उनके रिसोर्सेज को, या ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे कि उन्हें नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों को देख करना, इन सब पे ध्यान रखना, उनके लिए रूल्स बनाना, ताकि सभी देश इक्वालिटी के साथ ट्रेड कर सके, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बाधा के। तो स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि 1948 में 23 नेशन के द्वारा गेट बनाया गया था। बट गेट जो है, उसके जो काम के तरीके थे वो इतने अच्छे नहीं थे, बहुत सारे जो डिस्प्यूट थे वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, और इसीलिए बाद में 1995 में गेट को हटाकर उसी का सक्सेसर WTO को बनाया गया। तो ये आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, कब बना था? 1995 में, और सक्सेसर किसका था? गेट का। जैसे आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर यूनाइटेड नेशन था, तो उसी तरह से जो गेट का सक्सेसर है वो WTO बना, ताकि वो और अच्छे से एफिशिएंटली काम को कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जल्दी से जल्दी रिसॉल्व कर सके। तो अब हम इसके बात करेंगे कि आखिर ये फंक्शन क्या है, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसके मोटिव क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट प्रेजेंट, आज के टाइम में WTO के टोटल 164 देश है, और जो भी WTO बनाता है, रूल्स, नॉमिनेशन, सभी देशों को मानना ही पड़ता है, उनके हिसाब से सभी देशों को काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ, कि देश जो है एक दूसरे को ट्रेड में जो भी टैरिफ है उसको रिमूव कर दिया जाए। जैसे हमने देखा भी था कि भारत ने भी पहले 1991 से पहले इम्पोर्ट, मतलब जो इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा रखे थे, ताकि हमारे जो फॉरेन गुड्स वो डोमेस्टिक गुड्स को कंपटीशन ना देखे सके। तो लेकिन 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आने के बाद, उसने टैरिफ खत्म कर लिया। तो सबसे पहले उसका यही एम है कि जितने भी रिमूवल टैरिफ्स है, चाहे वो नॉन टैरिफ हो, चाहे वो टैरिफ हो, दोनों को रिमूव करना, दोनों को हटा देना। आगे मैं बताऊंगी ये टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंगिज्म, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए। देखो, बहुत से देश आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ताकि सभी देश ठीक से ट्रेड कर सके। तो वो सिस्टम, वो रूल कौन बनाते हैं? WTO बनाता है, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज भी ट्रांसफर एक दूसरे देश से देश होने के लिए। तीसरा, एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो सके, सर्विसेज बड़े लेवल पे हो सके, ताकि उसका एडवांटेज सभी देशों को मिल सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका फुली एफिशिएंटली अच्छे से यूज किया सके देश की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना जो कोई भी जो इंडस्ट्रीज है इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट ना करे जो ज़्यादा ही पोल्यूटेड हो, यानी कि जो पोल्यूशन लेस टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करना। तो एक हेल्दी फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वहाँ पे सभी देश आपस में ट्रेड कर सके, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट कर सके। तो बेसिकली ये इनका WTO का एम है। और अगर दो देशों के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव होता है, तो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वही बेसिकली उसको सॉल्व करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा कि इसके फंक्शन है। 164 जो देश है वो इसके मेंबर है, और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जो इसके सक्सेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए? हाँ, इंडिया है WTO का मेंबर, क्योंकि आपको पता होगा 1991 के बाद जो भी WTO के नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, सभी भारत उसको फॉलो कर रहा है। और भारत उसी को फॉलो करते हुए जो भी भारत ने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ लगाए थे, वो सब पूरी तरह से उन्हें रिमूव कर दिया, ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीली इजीली देशों में किया जा सके। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन थे सभी देशों को इसमें हटा दिया जाता है। तो पहला कह रहा है, कुछ जो स्कॉलर्स है, कुछ लोग हैं, उनका मानना है कि जो WTO है उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़े और डेवलप नेशन ही करते हैं, जो डेवलपिंग है, जो बैकवर्ड नेशन है, उनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि WTO ये जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव करा के
जो डेवलपिंग देश है एक तरह से उनको बेसिकली जो डेवलप्ड नेशन है उनको डेवलपिंग देशों में एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं ताकि डेवलप्ड देश जो विकसित देश है वो अपने प्रोड्यूस किए गए गुड्स को दूसरे देशों में जाकर बेच सके, एक मार्केट को सर्च करने के लिए। और इस तरह की पॉलिसी से केवल डेवलप्ड नेशन को ही फायदा होता है, डेवलपिंग देशों को इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनको विदेशों में, उनको डेवलप्ड नेशन में ऐसा मार्केट ही नहीं मिल पाता जहाँ पे अपने सामानों को बेच सके। और इसीलिए कहते हैं डेवलपिंग देशों को इसके मेंबर होने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। बट फिर भी अगर देशों में ट्रेड हो रहा है तो एक रेगुलेशंस होना चाहिए जो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे काम कर सके, डेवलप नेशन दूसरे देशों से एक्सप्लॉइट ना करे। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टम से काम करने के लिए WTO को इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि हम 2-3 चीज़ों को बताएंगे कि बायलैटरल ट्रेड क्या होते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होते हैं, टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना, रिमूवल टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलो पहले हम करते हैं बायलैटरल। बाय मतलब दो, कि जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है उसे हम बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। मल्टीलेटरल जब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में ट्रेड होता है उसे हम मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है कि जब इंपोर्ट यानी कि बाहर से जो सामान आता है, इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है ताकि वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाए, वो महंगे हो जाए, और डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह के टैरिफ बैरियर को लगाया जाता है। और नॉन टैरिफ बैरियर होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे जो बैरियर लगाए जाते हैं, मतलब किसी को इंपोर्ट को रोकने के लिए बेसिकली नहीं, बल्कि दोनों के ऊपर कुछ तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने पीछे पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट, GDP सभी चीज़ों में डेवलपमेंट हुई थी। इंडस्ट्री हमारे देश में आए थे, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसकी क्या अच्छाई, और आपको पता है किसी भी पॉलिसी के ऐसा नहीं है कि केवल अच्छाई ही आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको उसकी बुराइयां भी मिल सकती है, कुछ उसकी प्रॉब्लम। 100% कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती। कुछ पॉलिसी अच्छी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी साथ साथ पैरेलल ही चलती है। तो पहले हम करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से भारत की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ और फिर क्या उनको नुकसान देखने को मिला। तो पहले हम फेवर की बात करते हैं। पहला है कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम कह सकते हैं कि जो GDP था बहुत तेज़ी से भारत का ग्रो हुआ, और देखते ही देखते जहाँ पे कभी 5.6% की ग्रोथ होती थी अब बढ़कर वो 7.2% हो गया है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर को है। ये आपको याद रखना है कि हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा जो है एडवांटेज नहीं हुआ, बट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, स्पेशली सर्विस सेक्टर, उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से 10% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला। तो ये जो सेक्टर है, यानी कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी मात्रा में खुले, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सके, जिसके कारण सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिला। दूसरा है कि इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने देखा ही था कि जब सरकार ने पूरी तरह से इकोनॉमी को ओपन कर दिया, सारे तरह के जो बैरियर्स है उसको ख़त्म कर दिए, कोटा, बैरियर, टैरिफ सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर है बहुत ज़्यादा हमारे देश में और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की, जिसके कारण हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई। तो बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। तीसरा है कि राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब सोचिए, हमने पीछे पढ़ा था कि 1990 में भारत की ऐसी स्टेटस हो गई थी कि आगे वो 2 हफ्ते तक भी ट्रेड कर पाए इतना फॉरेन रिजर्व भारत के पास नहीं था। मात्र $6 बिलियन 90 के अराउंड हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम सबसे हाईएस्ट तो नहीं कहेंगे पर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हम भारत इकोनॉमी है जिसके पास इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व अवेलेबल है। अब मान लीजिए $321 बिलियन, अंदाज़ा है, ये एग्जैक्ट नहीं फिगर है। उसके बाद है कि राइज इन एक्सपोर्ट, यानी कि आपको पता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, नए नए फैसिलिटीज़ लेकर आए। और आज आपको पता होगा, और चाहे ऑटो के पार्ट्स हो, चाहे IT के प्रोडक्ट्स हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, आज हम दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में सामान बेच रहे हैं, दूसरे देशों में अपने हमारे गुड्स को सामान बेच के फॉरेन करेंसी को अर्न कर रहे हैं। यानी कि इस सब पॉलिसी के बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। उसके बाद कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। आपने देखा था कि हमारे देश में प्रोडक्शन कम थी, हमने प्रोडक्शन के मेथड अपनाए, प्राइवेटाइजेशन हुई जिसके कारण बड़ी मात्रा में हुए,
सरकार के जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस थे, उसको रिमूव कर दिया गया। और सरकार पहले क्वांटिटी डिसाइड करती थी कि इतनी ही क्वांटिटी आपको बनानी है, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरर है बल्क में सामान नहीं बना पाते थे, वो रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गया। और जिसके कारण जो इन्फ्लेशन है, कभी 90 के अराउंड 17% हमारा इन्फ्लेशन था, आज वो बहुत ज़्यादा बढ़कर 5-5.5% का इन्फ्लेशन रह गया। तो ये सब सारी हमारी अचीवमेंट्स है कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाकर, और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जब सरकार ने लाइसेंस खत्म कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर मोटिवेट हुए, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की और हर सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिसके कारण जो हमारे देश के जो प्रोडक्शन बढ़ी है, लाइफस्टाइल बढ़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अचीवमेंट थी, जिसको अपनाकर हमारे देश में एक मतलब कहते हैं ना, एक मोमेंटम मिला इकोनॉमी को, और इकोनॉमी तेजी से भागने लगा। लेकिन साथ साथ आपको पता है कुछ सेक्टर को फायदा होता है तो कुछ सेक्टर को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी जरूर होता है, तो उसके हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ, क्योंकि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से डेवलप नहीं हो पाया। सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार की जो प्रायोरिटीज़ है, बेसिकली सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में हो गया, क्योंकि सरकार फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, रोड बनाए, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे उनके डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा हम बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज़ दी गई थी, जो भी फर्टिलाइज़र के ऊपर, उसको भी रिमूव कर दिया गया, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गए और जो फार्मर्स है उनकी इनकम घट गई। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी भी सेक्टर को हुआ है तो वो किसको हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। दूसरा, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमारे देश में जॉब इंडस्ट्रीज बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, बट जो हमारा ग्रोथ हुआ वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी ग्रोथ, बट जॉबलेस ग्रोथ। ये आपको याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो थे पहले से कहीं ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गए थे। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। की इंडस्ट्री देखो जो हमने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब के अकॉर्डिंग हमने अपनी इकॉनमी को खोल दी, टैरिफ खत्म कर दिए, इम्पोर्ट टैक्सेस खत्म कर दिए। अब हुआ क्या कि जो विदेशी गुड्स हमारे देश में बड़ी मात्रा में आने लगे और हमारे जो खुद के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थे उनके सामान बिकने हमारे ही मार्केट के अंदर बंद हो गए। फॉर एग्जाम्पल चाइना, आज के टाइम में देखो हर चीज़ आपको चाइनीज दिखती है, चाहे फ़ोन हो गया, चाहे टॉयज़ हो गए, हर चीज़। क्यों? चाइना की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, जिसके कारण हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, उसके बजट में है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसी कारण से देखना, चाइना जो प्रोडक्ट है, चाइना की जो प्रोडक्ट ने हमारे इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, यानी कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चर गुड्स को जो मार्केट है, हम फॉरेन कंपनी के आने से हमारे गुड्स की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट, इनएफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सरकार ने आपने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसाइड किया था कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सरकार कम करेगी, बट जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, जितना उनका बजट था, कितना वो कम करेंगे, बट उसके हिसाब से अभी तक उतनी ज़्यादा सरकार ने इनिशिएटिव एक्शन नहीं लिए, अभी भी उनका जो रोल है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्प्रेड कंज्यूमरिज्म और इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, यानी कि ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि कंज्यूमराइज मतलब कि जो कंज्यूमर है मार्केट का किंग पिन हो चुका है, जैसा कंज्यूमर चाहेगा वैसा ही गुड्स मार्केट में बनेंगे। तो इसकी अच्छाई भी है कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसको अब लोगों को सामान मिलेगा, बट कुछ बुराई भी है कि कंज्यूमर के जो लग्जरियस गुड्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। लोग ऐसे चीज़ों को भी आजकल ज़्यादा यूज़ करने लगे जिनको ज़रूरत नहीं होती, तो अननेसेसरी लोगों का जो खर्च करने की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जो फायदा केवल उन्हीं सेक्टर्स को ज़्यादा हुआ जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड थे। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तो यानी उन एरियाज़ में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, सरकार ने और ज़्यादा उसको डेवलप किया ताकि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके इंडस्ट्री सेटअप करे। और जो बैकवर्ड एरिया थे, जो पहले से ही पिछड़े हुए एरिया थे, उसमें किसी तरह की कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, यानी कि ग्रोथ तो हुआ, बट जो ऑलरेडी डेवलप थे, जो अमीर स्टेट थे, उन्हीं को और ज़्यादा डेवलप किया गया, और जो पहले से बैकवर्ड स्टेट थे वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा पिछड़ गए। तो ग्रोथ हुआ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, जॉब ग्रोथ हुई लेकिन जॉबलेस ग्रोथ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके कह सकते हैं कि दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये तो आप लोगों को सबको ही याद होगा क्योंकि बच्चे आप लोग छोटे जरूर होंगे, बट आपके टाइम की ही बात है क्योंकि ये 8 नवंबर 2016 में
डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इन एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर, यानी कि जो भी अभी करेंसी है, जो भी लीगली उसको एक्सचेंजेस के लिए यूज किया जाता था, डिमोनेटाइजेशन कारण उसको बैन कर दिया गया। और जितने भी बड़ी बड़ी करेंसी थी जिसमें 500 और 1000 के नोट थे, सरकार ने रातों रात ऐलान किया था कि एक पर्टिकुलर डेट तक जो भी आपके पास पैसा है वो बैंक में जमा कराइए, और जो लेन देन के लिए उस करेंसी को बैन कर दिया गया था। तो अब सरकार ने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे एम क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा एम क्या था कि करप्शन को रोकना, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए बड़ी बड़ी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा, हमारे देश में जो ब्लैक मनी थी, यानी कि ब्लैक मनी क्या, जो अनअकाउंटेड मनी, जिसको जो डिस्क्लोज नहीं किया था, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग टैक्स को छुपाने के लिए ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा अपने पास स्टोर करके रखे थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार को डीमोनेटाइजेशन जैसे फैसले लेने पड़े। ये मोदी सरकार का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला है करप्शन और ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। तो हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कहा गया। क्यों? कि जिन लोगों के पास ब्लैक का पैसा था, जिनके ऊपर उन्होंने टैक्स नहीं दिया था, अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपने इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और हाई टैक्स सरकार पेनल्टी के रूप में उनसे वसूल करेगी, और जिससे क्या होगा कि सरकार की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर, यानी कि अब जो कर की चोरी है, टैक्स की चोरी है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और हर एक इंसान जो भी लीगली कमाता है उसको उसके ऊपर जो फेयर टैक्स बनता है वो उसको देना ही पड़ेगा। तीसरा है कि अब जो लोग भी पैसा सेविंग करेंगे, अब डायरेक्ट क्या होगा, फाइनल सेक्टर में जाएगा। देखो हमारे देश में क्या होता है, लोगों की जो हैबिट थी बेसिकली कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की, और जो करप्शन है वो कैश से ही बढ़ता है। देखो आपको कोई भी ब्लैक मनी मांगे वो अपने अकाउंट में कभी नहीं मांगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या सरकार चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो वो फॉर जो भी हमारा फॉर्मल सेक्टर हो उसके थ्रू, यानी कि वो पैसा अकाउंट के थ्रू हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ से किसके पास कितना पैसा है, कहाँ से किसके पास कितना पैसा गया है, ताकि चीज़ों को, अकाउंट को समझ आ सके, उसका रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट कैशलेस सोसाइटी, यानी कि वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें या तो कैशलेस हो या कैश लाइट हो। आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड देश हैं उनमें कैश का लेन देन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल चाइना ही ले लो, चाइना ने बहुत टाइम पहले ही कैश खत्म कर दिया था। तो इस तरह से जितने भी डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि कैश कहीं ना कहीं करप्शन को, ब्लैक मनी को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को काफी एक हिस्टोरिकल फैसला कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला कह सकते हैं। ब्लैक मनी, जो भी काला बाजारी करने वाले लोग हैं, जो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन आपको पता है कुछ इसके मतलब प्रॉब्लम भी है, जैसे कि अगर हम कैशलेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, सारे जो पेमेंट्स होगी हम ऑनलाइन करेंगे, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते। इसीलिए सरकार ने पहले जन धन योजना के अकाउंट सभी के गांव गांव शहर शहर में बैंक अकाउंट खोले। फिर उसके बाद इंटरनेट होना जरूरी है, तो आपको पता है जियो की फैसिलिटी आई कि घर घर गांव गांव सबके इंटरनेट मिला, तो स्मार्टफोन मिले सस्ते रेट पे। तो मोदी सरकार ने इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे की प्लानिंग भी कर रखा था, ताकि इस चीज़ों को सिस्टमेटिकली लागू किया जा सके। बड़ी स्ट्रेटेजिकली तरीके से उन्होंने इसको लागू किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन? सबसे पहले कि डिक्लाइन कैश ट्रांजेक्शन। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके गली के बाहर जो मोमोज बेचता है उसके पास भी आजकल देखते हो पेटीएम, गूगल पे, रिक्शा वाला भी आजकल ले लेता है। तो यानी कि हमारे जो कैश की आदत थी वो क्या हो गई, एक तरह से खत्म होगी। कैश कम से कम रखकर कैश के ट्रांजेक्शन हमारे कम हुए। दूसरा, बैंक की डिपॉजिट बढ़ गई, यानी कि अब जितने भी आपके पास 500 या 1000 के नोट थे वो सारे आपको बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, है ना। और उसको विड्रॉ करने की सरकार ने कुछ टाइम तक लिमिट दे रखी थी, इससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब सभी लोगों ने अपना पैसा, पुरानी जो करेंसी है, बैंक में जमा करवाया, तो बैंक के पास इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में पैसा आया, और बैंक ने लोगों को आगे लोन दिए बहुत ही कम रेट पे। जब बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा होगा तो बैंक लोन देने के लिए लोगों को मोटिवेट करेगी, और उन्होंने अपने बैंक रेट कम किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सके। हाउस लोन हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन्स हो गए, तो बैंक रेट में इससे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद सरकार की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी, जो टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास ब्लैक मनी थे, जिन्होंने अनअकाउंटेड पैसा था, अब सरकार ने उनको पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे रखी थी कि इस टाइम तक अपना पैसा जमा करवा दो और इतना हाई टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो सरकार के पास पैसा नहीं जमा कराते तो वो पैसा बेकार हो जाता, और इसीलिए उन्होंने हाई टैक्स पेनल्टी के रूप में भी सरकार को टैक्स दिया। मतलब सरकार ने कहा था उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको टैक्स हाई रेट से देना पड़ेगा।
तो इस तरह से सरकार की इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, इनकम बढ़ी तो देश में सरकार ने उसको डेवलपमेंट के लिए काम के लिए यूज़ किए। तो ये डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छा फैसला मोदी सरकार का कह सकते हैं। और अगले ही साल एक बहुत बड़ा दूसरा फैसला आया जो बहुत टाइम से जीएसटी पेंडिंग था। हम लोग जो बहुत छोटे होते थे तब से सुनते कि जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, लेकिन फाइनली मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जीएसटी को लागू किया गया। तो जीएसटी बेसिकली जो पार्लियामेंट में पास हुआ 29 मार्च 2017 में, लेकिन जो एक्चुअल जो यूज में आया वो 1 जुलाई 2017 से आया। तो ये जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, आपको पता होगा कि पहले जो थे 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें आपने वैट सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी सुना होगा, सर्विस टैक्स सुना होगा। तो इन सारे टैक्सेस को रिमूव करके सरकार ने नारा दिया वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश और एक ही टैक्स आपको पे करना है। अननेसेसरी इतने सारे टैक्सेस नहीं देना है, जो कि कैलकुलेट में भी प्रॉब्लम होती है, लोगों से टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए सरकार ने वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया और सभी को कहा कि सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तरह तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सबको रिमूव करके सरकार ने जीएसटी लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो जीएसटी के अंदर कितने टाइप के टैक्स आते हैं, तो 3 तरह के, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब बेसिकली जो स्टेट जीएसटी हो गया, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते थे, ये सेंट्रल के द्वारा लगाए जाते थे, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आईजीएसटी। ठीक है, तो उसके बाद हम बेनिफिट की बात करें कि जीएसटी से फायदा क्यों हुआ, क्यों सरकार ने तो सारे टैक्सेस रिमूव कर दिए और जीएसटी को लागू किया गया। ये मोदी सरकार का सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। तो इसका फायदा क्या था ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले कि रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, सब जो भी अननेसेसरी डिफरेंट टाइप के जो मैन्युफैक्चरर टैक्स देते थे, उस टैक्स के जो बर्डन है उसको कम करना था। ठीक है, दूसरा नो हिडन टैक्सेस, कोई छुपा हुआ टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको, यानी कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए मल्टीपल टैक्सेस सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। क्लियर आपको है जो टैक्स है वो आपको देना पड़े, कोई हिडन टैक्स, छुपी हुई टैक्स आपको नहीं देने। नेक्स्ट है, इससे हमारी इनकम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, कि हमने देखा कि इसमें वन टाइप यानी एक ही तरह के टैक्स होंगे और जिसके अंदर जो भी डिफरेंट टैक्सेस थे उसको हटाकर एक सिंगल टैक्स बना दिया गया। उसका इफेक्ट क्या पड़ा प्राइस के ऊपर? देखो, कुछ चीज़ें महंगी हो गई, कुछ चीज़ें सस्ती हो गई। सरकार की पॉलिसी ये होती है कि हमेशा जो नेसेसिटी गुड्स होती है, जो लोगों की अनिवार्य की चीज़ होती है, उसको हमेशा सस्ता रखा जाए और जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनको महंगा किया जाए। तो इसमें भी यही किया गया, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग जीएसटी लगाया गया। तो जो चीज़ें नेसेसिटी की थी उस पर टैक्स कम किया गया ताकि वो चीज़ें रेट कम हो जाए और इजीली सभी लोग, जो गरीब लोग हैं उसको भी बाई कर सके, और जो लग्जरियस चीज़ें थे उनके ऊपर टैक्स को ज़्यादा जीएसटी लगाया गया। फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, देखो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई भी गुड्स जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे सेल किया जा रहा है, वहाँ पे उस स्टेट सरकार जो है उसको टैक्स लगाना होगा। तो ये बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इसी कहा गया है कि जिस स्टेट के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो वहाँ पे टैक्स लेगी और जो सेंटर और स्टेट का अपना हिस्सा होगा वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स, यानी कि अननेसेसरी लोग अपना पैसा बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स का डिफरेंट टाइप के अलग अलग टैक्सेस लगा के उसे बर्डन देते थे, उस बर्डन को, टैक्स लाइबिलिटी को, जो फालतू के छुपे हुए टैक्सेस थे उसको ख़त्म करना, ताकि अननेसेसरी किसी भी तरह के टैक्स जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है वो उनके बर्डन को नहीं करना, ताकि लोग इजीली ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके और टैक्स लाइबिलिटी कम से कम उनके ऊपर पड़े, बर्डन पड़े। तो ये बेसिकली जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और डब्ल्यूटीओ और हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़े। अब आपको बेसिकली 1 मार्क्स के लिए याद रखना है डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, जीएसटी कब पास हुआ, डब्ल्यूटीओ कब सेटअप हुआ था, सक्सेसर डब्ल्यूटीओ किसका सक्सेसर है। तो ये सब 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी मैं 1 मार्क्स के आपको एमसीक्यू जरूर क्वेश्चन बनाऊंगी, उससे आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।